हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो टॉपिक है ये होने वाला है स्मार्ट इन्वेस्टर्स वर्सेस डम इन्वेस्टर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि आप पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। पैसा आपका भी है, पैसा मेरा भी है, पैसा बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी है, लेकिन उस पैसे पे आपको कैसे रिटर्न निकालना है, कैसे आपको गेन करना है। अगर आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पा रहे हैं तो आपके पैसे को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बोला जाएगा। नहीं तो आपको एक डम इन्वेस्टर बोला जाएगा जो बस रैंडमली मार्केट में आके ट्रेड करते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना चाहिए और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ओलम ट्रेड की प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो आप लोग, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो देखो डम मनी क्या है। अब बहुत ज़्यादा ना इसमें जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में उनको लगता है कि ये जो मार्केट है ये ऊपर ही जाते जाएगा, और वो जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है तब जाके वहाँ पे सेल करते हैं, तब जाके वहाँ पे बाय करते हैं। तो जब वो वहाँ पे बाय करते हैं तो उससे ज़्यादा 1-2% भले ऊपर चले जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट क्रैश करने लग जाता है। फिर वैसे ही जब नीचे आने लगता है तो ऊपर बाय कर चुके हैं, तो नीचे आ रहा है मार्केट से उनका लॉस बढ़ते जा रहा है, तो वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं। वो पैनिक में अपना स्टॉक वगैरह बेच देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका लॉस ज़्यादा होता है। और ये एक बहुत ही कॉमन ये मिस्टेक है जो ज़्यादातर बेसिक स्टार्टर्स करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, टॉप पे बाय नहीं करना है और बॉटम पे सेल नहीं करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि अगर मार्केट गिर रहा है ना, ये देखो पहला पॉइंट जो मैं लिखा हूँ कि मार्केट अगर गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टॉक को बाय कर लो। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया या फिर यस बैंक, अगर प्राइस गिर रहा है तो आप सोचोगे यार ये 600 रुपये का स्टॉक था, 400 में मिल रहा है, मैं बाय कर लेता हूँ। वो 2 महीने बाद 400 का स्टॉक 200 पे आ जाएगा, 6 महीने बाद 200 का स्टॉक 50 रुपये पे आ जाएगा। तो ऐसे आपको बाय नहीं करना है। इसको बोलते हैं ट्राइंग टू कैच फॉलिंग नाइफ गिर रहा है, आपको उसको कैच नहीं करना है। आपको पहले उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है कि क्यों प्राइस में करेक्शन आया। और आप देखोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब आप फंडामेंटल्स खोल के रीड करोगे ना, तो आपको रीज़न पता चलेगा कि अच्छा ये रीज़न था, ये इतना करेक्शन तो बनता था, इतना तो गिरावट इसमें बनता था। तो फंडामेंटल्स हमेशा आपको मिस नहीं करना। अगर आप फंडामेंटल्स एनालाइज करोगे, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो मार्केट हो, मार्केट का मेरा जनरल मार्केट का मतलब है जैसे इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, तो आपके रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रॉन्ग साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। अब देखो रॉन्ग साइकोलॉजी क्या होता है? रॉन्ग माइंडसेट। आप डेली पैसा लेके जाओगे और सोचोगे कि डेली मेरा प्रॉफिट हो, एक दिन लॉस हुआ तो आप सोचोगे अगले दिन कवर हो जाए, फिर उसके दिन आप अगला ट्रेड लोगे कि यार 2 दिन लॉस हो गया, अब मेरे को ये लॉस कवर करना है। तो आपको ना अपने हिसाब से नहीं सोचना है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है। आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप रहो ना रहो, मार्केट हमेशा रहेगा, ठीक है? मार्केट यहाँ पे हमेशा रहेगा। आप पैसा लगाओगे, आप पैसा गवा दोगे, आप मार्केट से निकल जाओगे, लेकिन मार्केट फिर भी रहेगा। आज भी है, कल भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं आना है ना? आपको अपने साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि कब मेरे को ट्रेड लेना है, कब मेरे को ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड नहीं लेना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है। ये इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं रॉन्ग मनी मैनेजमेंट। अगर मैं आपको समझाऊँ ना, तो 3 ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो 3 आप एक ट्रायंगल लो, उसके 3 कोने होते हैं। पहला आपकी स्ट्रैटेजी, आपका एनालिसिस, आपका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जो भी आप लगाते हो, है ना? उसके बाद दूसरा, उसी ट्रायंगल का दूसरा एंड है आपका साइकोलॉजी। आपको माइंड से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपना हैबिट बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट वैसा डेवलप करना पड़ेगा। और तीसरा है, उस ट्रायंगल का थर्ड कोना है मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आप 1 लाख का ट्रेड ले लो और वो ज़ीरो बन गया,
तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा काम नहीं करना है। 1 लाख का अकाउंट है आपका, तो आप 1,000 का ट्रेड लीजिए, 2,000 का ट्रेड लीजिए। बोलने का मतलब है 1-2% का ट्रेड लीजिए कि अगर लॉस भी होता है तो आप धीरे धीरे करके उसको कवर कर सको। अगर आप एक ही बार में 1 लाख लगा दिए और 1 लाख का पूरा ज़ीरो बन गया तो आप उसको कभी कवर ही नहीं कर पाओगे। तो मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट का, ये 3 ट्रायंगल अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस मार्केट से पैसा बनाओगे और आपका मनी डम मनी नहीं होगा, आपका मनी स्मार्ट मनी होगा। ठीक है। अब स्मार्ट मनी देखो, स्मार्ट मनी जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, फंड्स, हेज फंड इन्वेस्टर्स जो हैं, अदर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जो हैं, उनका जब पैसा लगता है ना मार्केट में तो वो ज़्यादातर समय प्रॉफिट निकाल के जाते हैं। अगर वही कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो पैसा नहीं बना पाता है क्योंकि उसको फंडामेंटल्स नहीं पता है। लेकिन आप सब चीज़ को एनालाइज करोगे और एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल इन्वेस्ट करोगे और आप सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे, हर एक चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अब स्मार्ट मनी का ये तो हो गया ऑफिशियल डेफिनेशन। मेरा डेफिनेशन क्या है पता है? ये देखो सेकंड पॉइंट जो मैं लिखा हूँ, एनी मनी विच हैज़ बिन पुट इन द मार्केट आफ्टर एनालिसिस ऑफ द मार्केट। अगर आप मार्केट का एनालिसिस करने के बाद मार्केट में पैसा लगाए हो तो आपका मनी को स्मार्ट मनी कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल आज कितना डेट है? आज है 10 अगस्त। आज आया है सीपीआई का डेटा। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन यूएसए। 9.1% से 8.5% हो गया है, गिरा है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप पहले से ही देखो, आप पहले से ही फ्यूल का डाटा एनालाइज कर लो कि क्रूड ऑयल का प्राइस जुलाई में कम था, है ना, तो मतलब इन्फ्लेशन बाय डिफ़ॉल्ट कम आएगा। फॉरकास्ट कितना है? 8.7 है। आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं यार, फ्यूल का प्राइस तो 12-15% कम था, तो फॉरकास्ट से भी कम आना चाहिए इन्फ्लेशन। तो आपका एनालिसिस प्लस फॉरकास्ट प्लस जो रियल डेटा है, जो आपका इकोनॉमिक कैलेंडर है, वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप कंक्लूजन पे आए कि सीपीआई लोअर आने वाला है। ठीक है। और आपने पहले ही बाय कर लिया सिक्योरिटी को, किसी भी चीज़ को, इंडेक्स को या फिर आप यूएस डॉलर को या जो भी चीज़ को, आपके एनालिसिस के बाद आपने उसको बाय किया। और जब डेटा रिलीज़ हुआ तो आपका, क्योंकि एनालिसिस सही है, आपने फ्यूल प्राइसेस देख लिया, आपने फूड के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया है, तो जब सीपीआई का डेटा लोअर आएगा तो ऑलरेडी मार्केट अप जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो होता है ये है स्मार्ट एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि बस आप ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और आपका रिटर्न नहीं आ रहा है, आधे टाइम प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादातर टाइम आप लॉस में रह रहे हो। तो ऐसे नहीं लेते हैं ट्रेड, है ना। फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी मार्केट में आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे। अब देखो, एक ऐसा ब्रीफ में अगर प्लान टाइप का बोल सकते हो या फिर एक एनालिसिस बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी लिया है, अगर ऑल्ट कॉइन है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लगता है, आपने ऑल्ट कॉइन का फंडामेंटल्स एनालाइज किया, आपको लगता है कि इस कॉइन में पोटेंशियल है। यहाँ हम क्रिप्टो का एग्जांपल ले रहे हैं एज अ एग्जांपल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट चालू किया, ठीक है। आपको 1 लाख लगाना था, आपने 1 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए कि आप प्राइस थोड़ा सा अप गया तो 10% बेच दो, फिर 20% बेच दो, थोड़ा सा आपको रिटर्न मिल गया। फिर उसके बाद अगर थोड़ा बहुत और डिप आता है तो डिप पे थोड़ा और बाय कर लो। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर गया, क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है कि ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाता है, तो आपको प्राइस मिल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और आप उसको बेच ही नहीं रहे हो और वापस कॉइन वापस वहीं पे आ जा रहा है। जैसे प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा क्वांटिटी और बेच दो, और ऊपर चला गया, एक्सपेक्टेशन से आपके बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, आपको लग रहा है कि यार ये तो पीक आ गया। आप ये मत सोचो कि अब बढ़ते ही जाएगा, मेरा 1 लाख 10 करोड़ बन जाए, 50 करोड़ बन जाए। 1 लाख से आपको 4 लाख मिल गया, है ना, वहाँ पे आप अपना क्वांटिटी सेल करो। फिर गिरावट आना चालू हुआ, सेल करते जाओ, सेल करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपने 1 लाख लगाया था, मान के चलो पीक पे आपको 5 लाख मिलता, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेल करते जा रहे हो तो आपको 3 लाख तो एटलीस्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख यहाँ पे लगाया और वापस यहाँ पे 50,000 हो गया। तो ये आपको स्ट्रैटेजी मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा और हर समय मार्केट के अंदर डेटा को स्टडी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये इसमें भी देखो, अगर हम स्मार्ट मनी और डम मनी के कॉन्फिडेंस स्प्रेड को देखें तो जब भी मार्केट गिरने लगता है तो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, लेकिन जब मार्केट करेक्ट हो गया है तो वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाओ। फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद आपको लगता है कि हाँ,
जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से प्राइस ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जाएगा। जब आप ये सोचो ना कि क्या इससे बुरा हो सकता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं वर्स्ट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो वहाँ पे फिर आप धीरे धीरे करके पोजीशंस बनाना स्टार्ट करो। वैसे ही प्राइस एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी 15-20% मूव कर चुका है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो काफ़ी अब जा चुका है, तो वहाँ आप अपना पोजीशन से बाहर निकलना चालू कर दो। तो ऐसे स्मार्ट मनी वर्क करता है। और डम मनी कैसे वर्क करता है? डम मनी जब ऊपर जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा चला गया तो वहाँ पे वो बाय करते हैं, फिर नीचे आने लग गया तो वो पैनिक सेल करते हैं। तो वो हो गया डम मनी। आपको वो काम नहीं करना है। क्या काम करना है आपको? अगेन आपको ये काम करना है कि जब आपको लग रहा है प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, आपको लग रहा है कि वर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, अब सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, तो वहाँ पे आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे छोटे छोटे पोजीशंस लेके अपना बिल्डअप, पोजीशन बिल्डअप स्टार्ट कर दो। वैसे ही अगर प्राइस ऊपर जा चुका है, काफ़ी ऊपर जा चुका है, आपको लगता है कि हाँ यार जितना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था लगभग उतना मिल गया है और मार्केट सस्टेन कर चुका है, तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन निकालना चालू कर दो। तो ये होता है स्मार्ट मनी। ऐसे करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं। हर एक डिप को अपॉर्चुनिटी नहीं समझना है। गलती क्या करते हैं लोग कि थोड़ा सा डिप हुआ अपॉर्चुनिटी समझते हैं उसको। ऐसा नहीं, हो सकता है कि वो फॉलिंग नाइफ हो, वो पहले गिर जाने दो। प्राइस अगर गिर रहा है उसको गिर जाने दो, फिर उसके बाद एनालाइज करो कि क्या ये वर्स्ट है, क्या इससे भी बुरा हो सकता है। अगर लगता है आपको कि हाँ इससे भी बुरा हो सकता है तो वेट करो और प्राइस गिरने दो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा गिरा आप खरीद ले रहे हो, थोड़ा सा गिरा आप खरीद ले रहे हो। यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किए, या फिर आइडिया 600 रुपये का स्टॉक अभी 10 रुपये का है, थोड़ा सा गिरा आप खरीद ले रहे हो बिना कोई फंडामेंटल्स को एनालाइज किए। तो फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, वही सेकंड पॉइंट, एनालाइज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, एसेट्स एक्सेट्रा। कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी का फंडामेंटल्स की प्राइस क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एसेट यूएसडी यूरोपीयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, तो आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो क्या प्राइस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, क्या प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप मत लो अप ट्रेड। अगर प्राइस नीचे है और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो काफ़ी नीचे है और डेटा इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तब वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, एनालाइज द इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर मेरा वीडियो है, उसको देखो, आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, और जो मैं सजेस्ट करूँगा, जो मैं करता हूँ, है ना, वो ये है कि चेक इफ़ द प्रॉब्लम इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्रॉब्लम क्या शॉर्ट टर्म रहने वाली है या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, फंडामेंटल्स में ही प्रॉब्लम है, तो उस स्टॉक, उस कंपनी से आप दूर रहो। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है ना, मार्केट कंडीशंस की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, ओवरऑल वर्ल्ड की सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन आया है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, वहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है तो आपको इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा फंडामेंटल्स। आप सिर्फ देखोगे कि प्राइस गिर रहा है, मैं बाय कर लेता हूँ, मेरे को तो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ऐसे चीज़ें काम नहीं करती। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हम कैसे ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।